नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने गुरुवार को सिलक्यारा उत्तरकाशी पहुंचकर सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने टनल में चल रहे राहत और बचाव कार्यों के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने टनल के प्रवेश द्वार पर स्थित बाबा भौकनाथ के मंदिर पर शीश नवाजते हुए आशीर्वाद लिया और सभी श्रमिकों के जल्द रेस्क्यू होने की कामना की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ प्रोफेसर अर्नोल्ड डिस्क की सुरंग में चल रहे रेस्क्यू अभियान के तकनीकी पक्ष के बारे में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने टनल में स्थापित ऑडियो कम्युनिकेशन सेटअप के माध्यम से अंदर फंसे श्रमिकों से बात की। उन्होंने श्रमिकों का हाल जाना, उनका हौसला अफजाई की। श्रमिकों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और नियमित रूप से रेस्क्यू अभियान की प्रगति की जानकारी ले रहे हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। राज्य सरकार भी हर स्थिति में आपके साथ खड़ी है। सभी श्रमिक भाई हौसला बनाए रखें। हाँ, गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर। जैसे आप लोग बाहर आएंगे, अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। ये सारी बातें सबको पता, चलिए बहुत है, ठीक है। खाना वाना पहुंच जा रहा है अभी, पानी है अंदर। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी, और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है, ठीक है ना। और अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया है कि उन्होंने कहा कि भाई कब तक क्या संभावना है। मैंने कहा बहुत जल्दी की संभावना है और हो जाएगा, है ना। हाँ, सब लगे हैं बिल्कुल। यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी को बाहर आते कोई मेडिकल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। 45 मीटर जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आएँ। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी लगातार हमारे प्रशासन के लोग, स्थानीय लोग, सभी लोग उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारा प्रयास है। और सारे विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। रात दिन रेस्क्यू चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसका अपडेट लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और लगातार चिंता करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो भी कि सभी लोग सकुशल बाहर आए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जानकारी ली है, उनको अवगत कराया है। और हमारे यहाँ पर लगे हुए सारे विशेषज्ञ जो बाहर से भी आए हुए हैं, उन सभी का भी क्योंकि बड़ा इसमें योगदान है। निश्चित रूप से सभी का कठिन इस चुनौती को सभी लोग जो है अपना मानकर उस पर काम कर रहे हैं और
हमें लगता है कि ईश्वर की कृपा से जल्दी ही जो है ये सक्सेस होगा। सर, जितनी एजेंसियां काम में लगी है सब में कोऑर्डिनेशन समन्वय जबरदस्त है, जिस वजह से काम जो भी जटिलताएं आती है उसे दूर कर लिया जाता है और ये भारत के लिए एक सफलतम सफलता के तौर पर गिना जाएगा जब ये सभी 41 मजदूर इतनी कठिन सुरंग से निकल कर बाहर आएंगे। आपदा का समय है, इसमें सभी एजेंसियों ने बहुत अच्छे तालमेल से काम किया है। स्थानीय लोगों ने भी, यहाँ के प्रशासन ने भी, एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने, भारत सरकार के सभी अधिकारियों ने, राज्य सरकार के सभी लोगों ने जो भी इस काम में है, सबका इसमें बहुत सहयोग है, बहुत योगदान है और इसीलिए ये रेस्क्यू आगे बढ़ा है और अंतिम चरण में है। तो लगता है अब आप रेस्क्यू करके ही जाएंगे। ईश्वर की कृपा से जल्दी होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तरकाशी से गुरुवार को अच्छी खबर आई है। एक दिन पहले जो राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही थी उसे दुरुस्त कर लिया गया है। अब आर्गन मशीन सही तरह से काम कर रही है। वो 45 मीटर हो चुका है। पाइप के आगे जाल और स्टील और क्या नाम है 3 इंची का पाइप था, इसलिए पाइप को होल्ड कर लिया था और उसको हम लोगों ने काटा है, काट के क्लियर किया है। बस अब जाने दो। ऑक्सीजन की काफी कमी थी, मैं काफी परेशान हूँ। 3 घंटे अंदर रहा मैं, 3 घंटे कंटिन्यू। हाँ 3 घंटे लगे मेरे को, 3 घंटा। अभी कर रहे हैं, ओवर लगा रहे हैं हम लोग। वो सर टाइम लगेगा। अभी मेरे को नाइट में फिर आना है, मेरा काम है, मेरे को रेस्ट के लिए जाने दो। हाँ काट कर। ओके सर। परवीन यादव। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। वहीं उत्तरकाशी टनल हादसे पर मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी घटना पर लगातार समीक्षा कर रहे हैं, जबकि पीएम मोदी निगरानी रखे हुए हैं। जल्द ही टनल में सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाएगा। फिलहाल सरकार की कोशिश तेजी से आगे बढ़ रही है। देखिए, मैं समझती हूँ कि लगातार उत्तरकाशी की घटना पर जिस प्रकार से राज्य सरकार और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार आवागमन बना हुआ है, लगातार उसकी समीक्षा बनी हुई है और ठीक उसी प्रकार से सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी की भी निगरानी उस और बनी हुई है। और लगातार जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि टनल के माध्यम से उन तक पहुंचना काफ़ी हद तक अब सुनिश्चित हुआ है। जिस प्रकार से कैमरे के माध्यम से हमने देखा कि 41 के 41 मजदूर वहाँ पर सुरक्षित हैं। वहाँ पर उनको खाद्य सामग्री से लेकर पेयजल से लेकर उनकी व्यवस्था वहाँ पर की जा रही है। बस हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द बाहर निकले। सरकार की कोशिश, चाहे वो राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, दोनों की कोशिश बहुत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। मैं उम्मीद करती हूँ आज कल में ही हम सबको सफलता मिलेगी और हमारे मजदूर भाई जो है उससे बाहर निकलेंगे। निश्चित रूप से फिर वो अपने परिवारजनों से मुलाकात करेंगे और सरकार का जो ये अभियान है या सरकार का जो संकल्प है कि हम मजदूर को कुछ नहीं होने देंगे, मुझे लगता है कि वो सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। देखिए, आज जनपद अल्मोड़ा में विकसित भारत के संकल्प के निमित्त एक रथ यात्रा को आज हरी झंडी दी गई है। जनपद अल्मोड़ा को ऐसी 29 रथ प्राप्त होने जा रहे हैं, जिसमें एक रथ प्राप्त हुआ है जिसकी शुरुआत आज कर दी गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश के गरीबों के लिए जितने कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी, उनके द्वारा जो गारंटी दी गई, वो किस प्रकार से लोगों को अब तक में फ़ायदा पहुंचाया है, उन तक वह बात पहुंचाना, साथ साथ में किस प्रकार से अभी भी कोई यदि शेष वंचित रह गया है तो उनको योजनाओं से जोड़ना। इस निमित्त जो है आज जनपद अल्मोड़ा के अपने इस विकास भवन क्षेत्र से जो है विधानसभा सोमेश्वर के लिए वो रथ यात्रा जो आज निकली है, निश्चित रूप से यह अपने आप में सीधे सीधे जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक जुड़ाव भी है। सीधे सीधे एक आम व्यक्ति से केंद्र सरकार की योजनाओं का जुड़ाव है और निश्चित रूप से विकसित भारत की कल्पना को हम पूर्ण तब कर सकते हैं जब हमारा अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत विकास संकल्प यात्रा पूरे देश में चलाई जा रही है
और इसी के तहत उत्तराखंड में भी इस यात्रा को हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में चलाया जाएगा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये एक सरकारी कार्यक्रम है। बीजेपी सरकार का एक महत्वपूर्ण सहयोगी अंग होने के चलते इसमें बड़े स्तर पर भाग ले रही है। यही वजह है कि प्रदेश में बीजेपी के काफी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस संकल्प यात्रा के दौरान शामिल होंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और आम जनता के हित को लेकर सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उन सभी से लोगों को अवगत करवाया जाएगा। हाँ, भारत विकास संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर चल रही है और हमारे यहाँ भी 2 जनपद अभी प्रथम चरण में हमने लिए हैं, देहरादून और उधम सिंह नगर जनपद। उसके बाद से पूरे प्रदेश के सभी जिलों में यात्राएं चलेंगी। ये सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक अंग है, सहयोगी अंग है, तो हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि संकल्प यात्रा में पूरी तरह कार्यकर्ता जुटेंगे और अंतिम पायदान वाले व्यक्ति को जो सरकार द्वारा योजनाएं दी जाती है, जो योजनाएं तय हैं उन तक पहुंचाने का क्या तरीका हो, इस सारे विषय पर भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 30 नवंबर तक प्रदेश की सभी सड़क गड्ढा मुक्त कर दी जाएं। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का काफी सराहनीय निर्णय है। उन्होंने कहा कि अब बरसात का मौसम समाप्त हो चुका है, मौसम इस समय उपयुक्त है और ऐसे में सड़कों को दुरुस्त किया जाना जरूरी है। उन्होंने दिसंबर माह में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर कहा कि देश विदेश से लोग यहां पर आने वाले हैं, ऐसे में सड़क दुरुस्त रहे तो यह काफी अच्छी बात है। निश्चित रूप से, क्योंकि अब मौसम खुल चुका है, ठंड का मौसम आ गया है, सड़कें अच्छी हों, वर्षा काल में देवी क्षेत्र, आपदा क्षेत्र उत्तराखंड रहता है, ये बड़ी मात्रा में बारिश होती है, उसके गड्ढे भी पड़ते हैं, तो मुख्यमंत्री जी का बहुत सराहनीय कदम है। और मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को कहा कि 30 तारीख तक सारे जो गड्ढे भर दिए जाए, सड़क अच्छी लगे। और जहाँ तक इन्वेस्टर समिट का बात है, तो बड़ी संख्या में लोग आने वाले, हम सब लोग पलके बिछाए उनके स्वागत के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को 30 नवंबर तक सड़कों को पूर्ण रूप से गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय अवधि में सड़कों को गड्ढा मुक्त न होने की स्थिति में और कार्यों के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों पर मौके पर ही निलंबन की कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कभी भी सड़कों के निर्माण कार्य और पेच वर्क से संबंधित कार्यों का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। लोक निर्माण विभाग के विभाग अध्यक्ष दीपक कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही कहा था कि बरसात के बाद से सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बना लिया जाए। सितंबर से ये कार्य लगातार जारी है। प्रदेश में 700 किलोमीटर की दूरी ऐसी है जहां पर गड्ढे हैं, उनको जल्द भरा जाएगा। गुणवत्ता के लिए भी हमारा फोकस है। जो हमारे हॉट मिक्स प्लांट के काम हो रहे हैं, एक एई और जेई की जो है प्लांट पे ड्यूटी लगाई जा रही है और एक एई जेई जो है लेइंग साइट पे काम कर रहे हैं और जो भी निर्धारित मानक है उसका अनुपालन सुनिश्चित करा रहे हैं ठेकेदार से, उसके अनुसार काम कर रहे हैं। कुछ काम शायद इन्वेस्टर समिट में लगभग हमने 7 रूट चिन्हित किए हैं, एयरपोर्ट से लेके एफआरआई तक, रेलवे स्टेशन से लेके एफआरआई तक, और फिर आपका जो बाई रोड जो दिल्ली से लोग आते हैं वहाँ से दिल्ली से जो रूट है हमारा देहरादून होते हुए एफआरआई का, इसमें जो 7 रूट ऐसे पड़ते हैं जिन पे संभावित लोगों का मूवमेंट हो सकता है। और फिर यहाँ पे जो पड़ने वाले बहुत मुख्य जो होटल्स हैं जहाँ लोग डेलीगेट्स ठहरेंगे और जो है जहाँ से प्रधानमंत्री जी के आने का रूट होगा, उन सभी संभावित क्षेत्रों में हमने रूट तय करके उनकी सबकी स्वीकृतियां निर्गत हो चुकी हैं, सब पे काम चल रहे हैं और काम कुछ सड़कों पे तो हमारे 90% हो चुके हैं
और कुछ पे अभी जो है 60-70% के करीब है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में प्रदेश की सड़कें पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी महारा का कहना है कि प्रदेश सरकार की ओर से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए निर्देश तो जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश की सड़कों के हाल बेहाल है। स्मार्ट सिटी के कार्यों से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है, लेकिन उस मुहिम का प्रदेश की जनता को फायदा नहीं मिल रहा। ऐसे में सरकार की ओर से किए जा रहे दावों की पोल खुल रही है। से ये मांग की गई थी कि आप अपने एरिया के गड्ढों की फोटो खींचें और उस ऐप पर अपलोड करें, शासन प्रशासन उसको ठीक करेगा। अब गड्ढों का आकलन करने के लिए तो ड्रोन कैमरा ही काफी है। आप पूरे क्षेत्र में ड्रोन कैमरा घुमा दीजिए, वही आपको बता देगा कहां कहां गड्ढे हैं। तो जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज्यादा हो चुका है, ऐसे में आप जनता से कह रहे हैं कि गड्ढे बताइए हमको, तो आपकी जो मोटी तनख्वाह पीडब्ल्यूडी विभाग में अधिकारी और मंत्री ले रहे हैं वो क्या करेंगे? तो ऐसे में बहुत अच्छा नहीं, देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी की बात से एकदम सहमत हूँ और जिस तरीके से उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को एक स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 30 नवंबर से पहले पहले सारे उत्तर प्रदेश की जो रोडें हैं वो गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, वरना वो सस्पेंड करेंगे अधिकारियों को। और होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार के रूप में हमारा सबका फर्ज यही है कि जो हमारी पब्लिक निकाय चुनाव में देरी पर लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ओबीसी विरोधी बता दिया तो कांग्रेस एक बार फिर भड़क गई। बता दें कि हाल ही में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नहीं चाहती कि ओबीसी को निकायों में अधिकार मिले। वहीं महेंद्र भट्ट के इस बयान पर कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने पलटवार किया है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि ये बड़ी शर्म की बात है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपने पद की गरिमा के खिलाफ बात करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि 8 साल से बीजेपी सत्ता में है तो क्यों इतने वर्षों में ओबीसी की जनगणना, परिसीमन और रिजर्वेशन का काम नहीं किया गया। कितनी बड़ी शर्म की बात है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अपनी पद की गरिमा के खिलाफ बात करते हैं। अरे आपकी सरकार है, आप 7-8 साल से आप सत्ता में हैं, आप सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी आपकी है कि आप ओबीसी की जनगणना करा लेते, क्यों नहीं कराई आपने? मुझे लगता है भट्ट जी अभी भी सोच रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में है, अपने को विपक्ष में मान रहे हैं। महाराज, आप विपक्ष के अध्यक्ष नहीं, आप सत्तारूढ़ पक्ष के अध्यक्ष हैं और कोई भी बात बोलने से पहले सोच समझकर आपके मुंह से शब्द निकलने चाहिए, क्योंकि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आपकी सरकार ने जनगणना करानी थी, आपकी सरकार ने ओबीसी करानी थी, आपकी सरकार ने परिसीमन कराना था, आपकी सरकार ने रिजर्वेशन तय करना था। ये हमने नहीं करना था। जब हम सत्ता में आएंगे तब हमसे सवाल करिएगा। आज केवल हम ये पूछ रहे हैं कि आपने इतने वर्षों में क्यों नहीं कराया, जब आपको पता था समय पर चुनाव होंगे, 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो आपको इसको देखना चाहिए था और आपने जनगणना पूरी करा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तराखंड दिवस समारोह पर नाट्यशाला और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दीप जलाकर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर बहुगुणा ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि देवभूमि वासियों ने अपने अनुभव से देश विदेश में राज्य का मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को आगे बढ़ाने को लेकर जो सपना देखा है उसे साकार करने में हमें अपना योगदान देना चाहिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। मुझको पहली बार इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जाने का मौका मिला और वहाँ पे उत्तराखंड दिवस पे सांस्कृतिक प्रोग्राम था, उसका उद्घाटन करने का मौका मिला और मैंने सारे स्टॉल्स पे जाके जितने भी हमारे उत्तराखंड के 13 जिलों से स्टॉल लगे थे सबसे मैं मिला। हमारी मातृशक्ति थे, युवा भाई थे जिन्होंने स्टॉल लगाया था, कुछ बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने स्टॉल लगाया था और जिस तरीके से उत्तराखंड का सामर्थ्य दर्शाया गया उन स्टॉलों पे और मुझे बताया गया कि
3 दिन के अंदर लगभग 24 से 25 लाख रुपए की सेल वहां पर ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत काउंटर्स ऐसे थे जहां पे मुझे महिलाओं ने बताया कि हमारे से डिमांड इतनी ज्यादा हो रही है, 20 टन की एक काउंटर पे 20 टन की डिमांड आई थी, लेकिन उनके प्रोडक्शन ही 5 टन का था, तो उसको बढ़ाना चाह रही थी। तो मैं बधाई देता हूँ सारे हमारे उत्तराखंड के वासियों को और जो हमारे प्रवासी भाई बहन हैं जिन्होंने वहां पर स्टॉल लगाए हैं, कि आप लोग उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, आप लोग उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स को, उत्तराखंड की चीजों को आप पूरे विश्व में और देश में ख्याति प्राप्त करवा रहे हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो पॉलिसीज अच्छी बन रही हैं, जो सपोर्ट हमारे मातृशक्ति को, हमारे मिलेट्स को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जो पॉलिसीज बन रही, कहीं ना कहीं उसका फायदा। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और एक वोट एक रोजगार के संयोजक प्रवीण टी ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर अपनी 7 सूत्रीय मांगों को सरकार के सम्मुख रखने का काम किया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बॉबी पवार ने कहा कि एक वोट एक रोजगार के संयोजक प्रवीण काशी जी के साथ आज से बेरोजगार संघ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर रोजगार को मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया तो प्रवीण काशी प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा क्षेत्र बनारस से बेरोजगारों के प्रतिनिधि के रूप में नामांकन करेंगे। साथ जा रहे हैं इस पूरी यात्रा में। देखिए, काशी जी बनारस के रहने वाले हैं और हमारा सौभाग्य है कि काशी जी यहाँ देवभूमि में आकर, उस देवभूमि में जहाँ से गंगा निकलती है और जहाँ गंगा बनारस तक पहुँचती है, काशी जी ने ये स्थान चुना और यहाँ से इन्होंने इस आंदोलन को धार देनी चाहिए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहे। तो काशी जी अगर आज यहाँ से जो हम इन्हें हरी झंडी देंगे तो कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन है ये उत्तराखंड में हमारे द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा, गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। परंतु रास्ते में काशी जी जहाँ तक जाएंगे वहाँ काशी जी अपने माध्यम से, कुछ हमारे संपर्कों के माध्यम से, चाहे वो दिल्ली राजघाट हो, चाहे वहाँ से आगे मथुरा हो, अयोध्या हो या फिर बनारस हो, वहाँ तक जो ये यात्रा चलनी है, रास्ते भर में सभी लोगों से, जो बेरोजगार नौजवान है, चाहे अभिभावक है, उन सबसे संपर्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से हम भी ये संकल्प लेंगे कि वास्तव में देश में जो नए भारत का जो नए भारत की बात कर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सबसे लंबे समय से लगातार जो लड़ रहे हैं वो पूरे देश के लिए प्रेरणा के स्रोत है। हमने जो है आज का जो संघर्ष, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज के आपके माध्यम से जो देश तक हम अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हम नए भारत की मांग कर रहे हैं। नए भारत में भारत का अर्थ है भारतीय रोजगार तंत्र। भा से भारतीय, र से रोजगार, त से तंत्र। तो नया भारत ऐसा बना है जिसमें सबको रोजगार मिले। तो वो रोजगार तभी मिलेगा जब रोजगार को मौलिक अधिकार बनाया जाएगा। तो रोजगार को मौलिक अधिकार की लड़ाई जो है शुरू हो चुकी और हम जो है यहाँ से एक यात्रा के रूप में चलेंगे। यहाँ से बॉबी भाई हरी झंडी दिखाएंगे जिससे कि हम पहले तो ये सारा मैसेज लेके यहाँ से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के पास अपनी बातों को रखा जाए कि एक एक वोट के प्रति कैसे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में अब कोई भी कार एजेंसी, कार निर्माता कंपनी और सेल परचेज का काम करने वाले डीलर सीधे पुरानी गाड़ियां खरीदकर उन्हें कमीशन के आधार पर नहीं बेच सकेंगे। इसके लिए उन्हें पहले परिवहन विभाग में पंजीकरण कराकर प्राधिक पत्र लेना होगा। वहीं दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर में आ रही तकनीकी समस्या दूर करने के बाद आरटीओ कार्यालय में सेल परचेज एजेंसी का पंजीकरण शुरू हो गया है। देखिए, ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1 अप्रैल 2023 से ये कंपलसरी कर दिया गया है कि जितने भी डीलर्स हैं जो पुरानी गाड़ियों में खरीद फरोख्त का काम करते हैं उनको अपने नज़दीकी आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी कर दिया गया है। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी डीलर्स हैं वह गाड़ियाँ जब अपने पोजीशन में रखें तो जिम्मेदारी से रखें, उन गाड़ियों का दुरुपयोग ना हो, एक चीज़। दूसरा, आम जनता उनको गाड़ी बेच रही है तो ये सुनिश्चित कर ले कि ये रजिस्टर्ड डीलर्स हैं और इनके द्वारा प्रॉपरली गाड़ियों को ट्रांसफ़र कराया जा रहा है आरटीओ ऑफिस में और जो ट्रांसफ़र के कागज़ हैं वो उनको दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ कमर्शियल वाहन हैं जो डीलरों द्वारा अपने पोजीशन में रख लिए जाते हैं और वो टैक्स उनके ऊपर चढ़ता रहता है। बाद में जब वो बकाये में आते हैं तो उनके मालिक के पास टैक्स जाता है।
ऐसी भी समस्याएं आई है, इनके निदान के लिए भी ये ज़रूरी है कि जब भी किसी डीलर को गाड़ी बेचे ये सुनिश्चित कर लें कि वो रजिस्टर्ड है, साथ में वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करें। इसी हमारी जो प्रक्रिया है इसके दौरान अब तक 4 से 5 डीलरों को हमारे द्वारा रजिस्टर कर दिया गया है। जो भी डीलर इन गाड़ी अब रजिस्ट्रेशन हमारे आरटीओ ऑफिस में नहीं कराएंगे, हमारी इन्फोर्समेंट टीम ने पहले उनको नोटिस प्रेषित किया था, उसके बाद उनकी शॉप्स में जाकर उनकी गाड़ियों के। फिलहाल मेरे साथ अपनू उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।